नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन में हम हिंदी पेडागॉजी की तीसरी क्लास है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो भाषा के 5 आधारभूत कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और चिंतन करना। 5 आधारभूत स्तंभों का काम सरल से कठिन के क्रम में है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे दिनचर्या का 45% समय सुनने में, 30% बोलने में, 25% पठन में और लेखन में व्यतीत होता है और चिंतन में आपस अनुत्तरित है। तो चिंतन के बारे में अभी पता भी नहीं है, लेकिन हमारे दिनचर्या का 45% समय सुनने में जाता है, 30% बोलने में, 25% पठन कार्य में और लेखन में व्यतीत होता है। चिंतन में आपस अनुत्तरित है। प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार चिंतन करता है। भाषा हमारी इसी बौद्धिक क्षमता की अभिव्यक्ति है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार चिंतन करता है। भाषा हमारी इसी बौद्धिक क्षमता की अभिव्यक्ति करती है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपनी बौद्धिक क्षमता होती है, उन्हीं के अनुसार वह चिंतन करते हैं। भाषा हमारी बौद्धिक क्षमता की अभिव्यक्ति करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा 2 प्रकार से होती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। हमने पहली वाली क्लास में उससे बात भी किया था कि जो क्षेत्र में पढ़े लिखे समाज द्वारा सबकी भाषा होती है उसे हम औपचारिक भाषा कहते हैं। औपचारिक भाषा किसे कहते हैं? जो क्षेत्र के पढ़े लिखे हो समाज के द्वारा सबकी भाषा होती है। वहीं अनौपचारिक भाषाएं कहती होती हैं जो माता पिता, घर परिवार, परिवेश, पड़ोस, घर परिवार, समाज के द्वारा बोली जाती है। तो समाज, घर परिवार, परिवेश आदि के द्वारा जो बोली जाती है उन्हें अनौपचारिक कहते हैं। औपचारिक भाषा जो क्षेत्र के पढ़े लिखे समाज द्वारा बोली जाती है। जनसंचार माध्यम भी अनौपचारिक है। अब बात करते हैं राजभाषा। तो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। तो जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा होती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। अध्याय 7 अनुच्छेद 343 में इसका जिक्र भी किया गया है। राजभाषा जिस प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा हम किसे कहते हैं? जिस प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। वहीं घर की बोली को माता की बोली अथवा समाज द्वारा स्वीकृत भाषा कहते हैं। तो घर की बोली को माता की बोली अथवा समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। अब बात करते हैं औपचारिक शिक्षा में मातृभाषा का तात्पर्य, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से होता है, जिसका माध्यम है उस क्षेत्र का पढ़ा लिखा समाज विचार विनिमय करता है। तो औपचारिक शिक्षा से मातृभाषा का तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र में विशेष की भाषा से होता है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र का पढ़ा लिखा समाज विचार विनिमय करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मातृभाषा में बच्चे का ज्ञान के विकास में सहायक होता है। तो जो मातृभाषा होती है बच्चे के ज्ञान के विकास में सहायक होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है। तो जो हमारी मातृभाषा होती है और विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है। चलिए, मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क में सबसे पहले क्रियाशील होती है। तो मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क में सबसे पहले क्रियाशील होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो होता है हमारी मातृभाषा में होना चाहिए। तो जब हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका जो स्तर और शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए और बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए कि घर में जैसे भाषा का प्रयोग उनके होता है उस भाषा के माध्यम से हमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चों को सीखने में आसानी होगी, बच्चे भाषा समझने में आसानी होगी, कोई कठिनाई का सामना नहीं करेंगे और भाषा के प्रति बच्चे तत्पर होंगे और सामंजस्य बैठा पाएंगे। ठीक, हमेशा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा में होना चाहिए। चलिए, भाषा शिक्षक के कार्य के बारे में बात करते हैं। तो शिक्षक की स्वयं की भाषा का प्रयोग कुशलता बच्चों की भाषा का प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का करना चाहिए। तो शिक्षक की जो स्वयं की भाषा प्रयोग की होती है कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
भाषा शिक्षक को बच्चों को भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचित कराना चाहिए। तो भाषा शिक्षक को बच्चों को भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचित कराना चाहिए। भाषा शिक्षण में अनिवार्य समग्रतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। भाषा शिक्षण में अनिवार्य एवं समग्रतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। भाषा विकास में बोलने सुनने की भूमिका होनी चाहिए। श्रवण क्षमता या कौशल के विकास के शिक्षण विधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो श्रवण क्षमता एवं कौशल के विकास शिक्षण विधि में पहला टॉपिक क्या बनता है? अनेक विधियों प्रवृत्तियों द्वारा बच्चों का श्रवण कौशल को सुधारा जा सकता है। या कुछ शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। तो अनेक विधियों द्वारा प्रवृत्तियों द्वारा बच्चों के श्रवण कौशल को सुधारा जा सकता है या कुछ शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है कक्षा शिक्षण, दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं और गतिविधियां। तो पहला है कक्षा शिक्षण, दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं और गतिविधियां। अगला है कक्षेतर गतिविधियां, जिसमें कक्षा शिक्षण होता है। शिक्षक द्वारा आदेश निर्देश, बाल गीत, काव्य पंक्तियां पढ़ाना, कहानी सुनाना आदि होता है। प्रशंसा अभिव्यक्ति होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं और गतिविधियों में कक्षा में या पाठशाला के मंच पर कविता वाचन प्रतियोगिता, आशु भाषण, वाद विवाद, समाचार वाचन के द्वारा श्रवण कौशल में सुधार लाया जा सकता है। तो कक्षा में या पाठशाला के मंच पर कविता या वाचन प्रतियोगिता, आशु भाषण, वाद विवाद, समाचार वाचन के द्वारा श्रवण कौशल को सुधारा जा सकता है। कक्षेतर गतिविधियों में कक्षा से अलग होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर बच्चा सहज एवं सचेत रहता है। तो कक्षा से अलग होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर बच्चा सजग और सचेत रहता है। इन गतिविधियों द्वारा मन एवं मस्तिष्क क्रियाशील हो जाते हैं और समझ शक्ति में सुधार होती है। तो इन गतिविधियों द्वारा जो बच्चों का मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है और समझ शक्ति में सुधार आता है। तो हमें कक्षा से अलग होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर बच्चे को सजग एवं सचेत बनाया जा सकता है। इन गतिविधियों के द्वारा मन और मस्तिष्क क्रियाशील होता है, समझ शक्ति में सुधार होता है। अगला है श्रवण दोष, वंशागत के कारण हो सकते हैं। तो वंशानुगत के कारण हो सकते हैं श्रवण दोष। पारिवारिक अशांति भी श्रवण दोष पैदा करती है। तो परिवार में अशांति भी श्रवण दोष पैदा करती है। चोट लगना, दुर्घटना आदि के कारण भी श्रवण इंद्रियों पर असर पड़ता है। संतुलित भोजन न मिलना आदि श्रवण दोष के कारण है। अंतर्मुखी होना भी श्रवण का दोष होता है। अत्यधिक मानसिक अतिद्वंद के चलते बच्चा बाहरी आवाज़ों को सुनता ही नहीं है। तो अत्यधिक मानसिक अतिद्वंद के कारण भी बच्चे बाहरी आवाज़ों को सुनते नहीं है, इस कारण भी श्रवण दोष हो सकता है। बोलने का मौखिक कौशल, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सुनने के बाद बोलने की कौशलता आती है। सुनना और बोलना घर परिवार से सीखे कौशल माने जाते हैं। तो सुनना बोलना जो होता है बच्चे घर परिवार से सीखने वाले कौशल माने जाते हैं। इन्हें श्रेष्ठ बताती है पाठशाला। जो बच्चे घर में सुनना बोलना सीख कर स्कूल जाते हैं तो वहाँ इसमें और कुशल हो जाते हैं, श्रेष्ठ बनाती है पाठशाला। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखित, दूसरा मौखिक। ठीक, जिसमें भी मौखिक का व्यवहार में वक्ता के साथ साथ श्रोता का होना आवश्यक होता है। तो मौखिक व्यवहार में वक्ता के साथ श्रोता का होना भी आवश्यक होता है। तो हम कोई मौखिक चीज़ सुन रहे हैं तो उसमें एक बोलने वाला होगा, तो बोलने के साथ सुनने वाले का होना भी आवश्यक होता है। मौखिक कौशल को निम्नलिखित तत्व प्रभावी बनाते हैं। तो मौखिक कौशल को निम्नलिखित तत्व प्रभावी बनाते हैं। चलिए आइए उस पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला है शुद्ध उच्चारण। तो शुद्ध उच्चारण के द्वारा भी होता है मौखिक कौशल। विचारों में क्रमबद्धता, तो विचारों में क्रमबद्धता भी होती है। उचित अनुपात, बालाघात और गति। तो उचित अनुपात एवं बालाघात और गति के कारण भी होता है मौखिक। अगला है तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन में हमने हिंदी पेडागॉजी के बारे में बात किया, जिसमें श्रवण दोष कौशलों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ऐसे ही सीटेट की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।